हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोफीचर। स्टूडेंट, आज हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस को कंप्लीटली बाइंड करेंगे, जो कि बायोलॉजी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 2 to 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, इस स्पेशली बोर्ड एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। और इससे पहले ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट है। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2 पार्ट में है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आप फर्स्ट पार्ट देखिए, देन सेकंड पार्ट देखेंगे तो दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। तो कंप्लीट फोटो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, फाउंडेशन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में हमने देखा क्या कि प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बता दिया कि कोई भी प्लांट हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और वाटर वो प्लांट अपने रूट के जरिए सॉइल से लेता है। तो इसके बदले में क्या बना रहा है सर? इसके बदले में वो ग्लूकोज बना रहा है, जिसको हम लोग C6H12O6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सर क्या बना रहा है? और सर H2O बना रहा है। और फाइनल क्या बना रहा है? O2 बना रहा है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये O2 लिबरेट कर रहा है, कहीं न कहीं CO2 ले रहा है और O2 लिबरेट कर रहा है, ठीक है। और बना क्या रहा है? रिडक्शन किसका कर रहा है? तो वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज का। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, रिएक्शन 6CO2 12H2O 6H2O 6CO2, इस तरीके से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में दिया, जो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का वो रिमेनिंग पार्ट जिसे हमें आज कवर करना है। तो उसको स्टार्ट करेंगे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? तो वो पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो। पर इससे पहले हम थोड़ी सी जर्नी आपको बता दें कि कोई एक प्लांट, ग्रीन प्लांट है, उस ग्रीन प्लांट में जो लीफ है, लीफ में छोटे छोटे पोर हैं जिसको हमने स्टोमेटा कहा। उस स्टोमेटा से जब हमने अंदर एंट्री मारी तो वहाँ पे एक सेल मिला जिसको मैंने मीजोफिल सेल कहा। उस मीजोफिल सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल मिला जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट रखा मैंने। और उस क्लोरोप्लास्ट में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने थाइलेक्वाइड कहा। और थाइलेक्वाइड को जब मैंने बाहर किया तो मैंने देखा कि थाइलेक्वाइड में ही, वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड में ही लाइट रिएक्शन हो रही थी और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें डार्क रिएक्शन हो रही थी। तो आज इसी को बेहतर समझेंगे। ये इतनी बड़ी जर्नी एंट्री ऑफ CO2 आप देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है स्टूडेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सबसे पहले आपको बता दूं, पिगमेंट का मतलब जो कलर प्रोवाइड करे, प्लांट में जो कलर दे रहे हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो पिगमेंट वर्ड यूज होते हैं। तो पिगमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, एक कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करेंगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर द कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। विजिबल लाइट का एक और नाम आप बोल सकते हो व्हाइट लाइट। अब सर ये नया क्वेश्चन आ गया, ये विजिबल लाइट क्या है? तो सर विजिबल लाइट का मतलब हम आपको बता दें कि जो सन है, ठीक है, इसमें बहुत छोटी, मतलब कि मेजर नहीं कर सकते हैं, 0.01 ऐसे नैनोमीटर से शुरू करें तो 100 किलोमीटर तक की रेंज वाली, वेवलेंथ वाली रेडिएशन है। इतनी बड़ी बड़ी रेडिएशन है। पर उसमें से कुछ ऐसी रेडिएशन है, भाई सन का बड़ा रेंज है, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ रेडिएशन ऐसे हैं जिसमें मान लो ये कोई दायरा है इतना, वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। तो इस लाइट को जो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, जितनी सन की लाइट को, जितनी वेवलेंथ को वो यूज करते हैं, इनको पार कहते हैं स्टूडेंट। पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार कहते हैं। और ये पार ही
यही वो विजिबल लाइट है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। बाकी इससे बिलो रेंज और इससे एबव रेंज वाली प्लांट को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर ये रेंज कितनी है, तो आपको बता दें ये रेंज सर 360 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है। और इसी के बीच में सर कई कलर आते हैं, आपको मैं बता दूं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इतने कलर आते हैं। और मैंने आपको बताया है कि रेड में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन में सबसे कम या बिल्कुल नहीं होती या न के बराबर होती, निग्लेजिबल, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो यही है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट एक ऐसी इंपॉर्टेंट लाइट है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये वही लाइट है, ठीक है। तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कौन, पिगमेंट। तो सर ग्रीन प्लांट में कौन सा पिगमेंट है, तो ग्रीन प्लांट में जो पिगमेंट है सर उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका सर, क्लोरोफिल। तो आप देखिए यहाँ पे कि द ग्रीन पिगमेंट इन द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। जी सर, कि प्लांट में जो ग्रीन कलर है, ठीक है, वो क्या करता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यानी पिगमेंट ही उस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस पिगमेंट का क्या नाम है सर, क्लोरोफिल। पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल। देखिए स्टूडेंट एक चीज समझना कि और भी पिगमेंट है उसमें, जेंथोफिल, कैरोटीन, ठीक है, जिसको कैरोटिनाइड्स बोलते हैं, तो वो भी है वहां पे, पर जो मेजॉरिटी है वो क्लोरोफिल की ही है। मतलब क्लोरोफिल ही के पास एबिलिटी है कि वो विजिबल लाइट को कंप्लीटली ट्रैप करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे वो होता है, ठीक है। तो अभी भूलना नहीं है, 10th स्टैंडर्ड पे हमें जानना है क्लोरोफिल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट of pigment, photosynthetic pigment which have ability to trap the light energy and convert into केमिकल एनर्जी। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और जो है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कौन करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। आपने 9th में ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है, व्हाई लीव्स लुक लाइक ग्रीन। ये पत्तियां जो होती हैं वो हरी क्यों दिखाई देती हैं, लीव्स, ठीक है। तो लीव्स इसलिए हरी दिखाई देती हैं, बच्चे कहेंगे कि सर इसमें है क्लोरोफिल, इसमें है एक सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई दीज आर ग्रीन। ठीक है, आंसर सही है, बट नॉट कंसीड। कंसीड नहीं है। कंसीड क्यों नहीं है, क्योंकि सन में जो भी विजिबल लाइट इस पे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है, सर रेड पड़ रही है, सर इंडिगो, वायलेट, ऑरेंज, इस तरीके से लाइट पड़ रही है, ग्रीन पड़ रही है। तो लीफ जो है सर इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो इस वजह से ये जो लाइट है, ये सारी वेवलेंथ, जो अलग अलग वेवलेंथ है, वो सारी विजिबल स्पेक्ट्रा को ये एब्जॉर्ब कर रही है। सिर्फ और सिर्फ ओनली बेटा ग्रीन कलर वाली लाइट जो इसमें से आ रही है, सपोज ये ग्रीन है, तो इस ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, इसीलिए लीफ हमें ग्रीन दिखाई दे रही है। हमें कोई चीज़ वैसे इसलिए दिखाई देती है उस कलर की, क्योंकि वहाँ से वो वाला कलर रिफ्लेक्ट होता रहता है, बाकी की जो कलर हैं वहाँ उसमें एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वाई द लीव्स लुक लाइक ग्रीन, ग्रीन कलर वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों रिफ्लेक्ट बैक होती है, क्योंकि वहाँ जो ग्रीन पिगमेंट्स है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है क्लोरोफिल। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमारे लिए एक छोटा सा टॉपिक जान लेना जरूरी है, इसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, 9th में आपने पढ़ रखा है स्टोमेटा, टिश्यू वाले चैप्टर में, पर यहाँ फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और एग्जाम में बनते ही बनते क्वेश्चन है। स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो ये स्टोमेटा होता कहाँ पे है, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जब भी आप कोई लीफ लेंगे तो लीफ में एक अपर सरफेस होता है, इसका एक लोअर सरफेस होता है। अगर इस ऊपर लीफ से एक पील निकालेंगे, जैसे ओनियन में हम पील निकालते हैं, वैसे लीफ के ऊपर से अपर और लोअर सरफेस से अगर आप पील आइसोलेट करेंगे तो जो आउटर वाली पील इसके ऊपर से जो निकल के आएगी, जो पील यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है, ये जो पील है, इस लीफ की जो पील मिलेगी ये ही है एपिडर्मिस, या अगर लोअर नीचे वाली है तो ये लोअर एपिडर्मिस, और आप लीफ के ऊपर वाले सरफेस की है तो अपर एपिडर्मिस कहा जाएगा। इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं और ये पोर ही क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इसी के जरिए गैसेस एक्सचेंजेस होती है, O2 CO2 अंदर, O2 बाहर, हाँ समटाइम जो है
जो है उल्टी भी प्रोसेस हो जाती है, तो हम बताएंगे उसको कब ऐसा होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रांसपीरेशन है, वाटर वेपर होना, वो भी यहीं से हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो स्टोमेटा है, अगर इसी को अच्छे से हम देखें, ये हमने तो बड़ा छोटा छोटा डॉट बताया, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है लीफ में, पर एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा ये एपिडर्मिस से निकाला है हमने। इसमें देखिए बगल बगल के जो सेल हैं ये सब, हाँ ये इनके एडिशनरी सेल हैं, हाँ सब डायरी सेल हैं। जो इसके हेल्पिंग सेल हैं वो अगल बगल में है, जो ये बगल बगल के जो सेल देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो किडनी शेप सेल है, इसी सेल को गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और इसी गार्ड सेल में आप देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक डॉट है, यही है क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों किडनी शेप सेलों के बीच में, या बीन सीड शेप या सेम के बीच के आकार की जो सेल हैं, या किडनी शेप जो सेल हैं, इनके बीच में ये जो खाली जगह देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टोमेटा ओपन है, और ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टोमेटा क्लोज है। तो लाइट नहीं मिलेगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी, लाइट मिलने पर स्टोमेटा क्या होते हैं स्टूडेंट? ओपन रहते हैं। पर अभी हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे कि डिजर्ट वाले प्लांट में, तो देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे एग्जाम्पल बताएंगे। आपको इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। यू जस्ट टेक अ कॉपी पेन, एक कॉपी पेन लो, नोट्स बनाओ, वीडियो को स्पीड लगे तो रोक रोक के देखो, पर नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवीजन करिए। नो नीड ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज अदर बुक, ठीक है। सिर्फ आप एक ट्रस्ट रखेंगे, वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद नोट्स बनाएंगे। नोट्स रिवीजन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे आ जाइएगा। फिर चाहे क्वेश्चन ओलंपियाड का हो, सीएचएस का हो, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन हो, यदि फिर भी अगर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लगाते रहिएगा अपने सारे क्वेश्चन, हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे स्टूडेंट। तो आपको नोट्स के लिए बायो फीचर पे चले जाना है। बायो फीचर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाकर बायो फीचर लिख दीजिए। वहां जाने के बाद आप बायो फीचर जैसे लिखेंगे, बायो फीचर करने के बाद आपको ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, आप ना हमारे चैनल जुड़ जाएंगे, और सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ साथ हम आपको हर एक लेक्चर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप नोट्स आसानी से बना सकें। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये दो स्टोमेटा है जिसके बारे में हमने सीखा, ओपन और क्लोज। तो ओपन क्यों होता है, ये क्लोज क्यों होता है, कौन है ओपन क्लोज करने वाला, सारी बातें सीखते हैं वन बाय वन। देखिए क्या है स्टूडेंट, स्टोमेटा आर द टीनी पोर। दरअसल स्टोमेटा छोटा छोटा पोर है, एक छिद्र है ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ के सरफेस पर पाया जाता है छोटा छोटा पोर, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू दिस पोर। तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस मतलब अधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान, गैसेस जो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, CO2 अंदर O2 बाहर, ठीक है, इस तरीके का, या कभी कभी O2 अंदर CO2 बाहर, तो इस तरीके का जो फंक्शन है ये स्टोमेटा के जरिए ही होता रहता है, और जो कि फोटोसिंथेसिस में बड़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? स्टोमेटा ना होता, CO2 अंदर एंट्री नहीं मार पाता, तो कैसे होता फोटोसिंथेसिस, कैसे बनते ग्लूकोज, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सिर्फ इतना ही नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के जरिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर भी लॉस होते हैं। The plant closes these pore when it does not need CO2 food। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात तो आपको याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि द प्लांट क्लोजेस दीज पोर, कभी कभी ये प्लांट जो होते हैं अपने इस पोर को, इस स्टोमेटा के पोर को बंद कर लेते हैं। हाँ, इट डज नॉट नीड CO2, जब इनको CO2 की जरूरत नहीं होती। भाई रात के समय आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है, उनको CO2 की जरूरत नहीं होती है। जो भी है वो दिन में जमा कर लिए हैं, तो स्टोमेटा क्लोज होता है। अब इसकी थोड़ी सी और बात जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ये जो पोर का बंद होना खुलना, ये गार्ड सेल का फंक्शन है। गार्ड सेल का, ये गार्ड सेल का काम है, कब उसको खुला रहेगा कब बंद रहेगा। तो गार्ड सेल जब स्वेल हो जाएगा, when water flow into them, जब उसके अंदर पानी ज्यादा लेगा, पानी पिएगा, तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, और जैसे स्वेल हो जाएगा तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इसी प्रोसेस पोर में ये जो है, जब पानी की कमी होगी तो ये क्लोज हो जाएगा और गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे। बड़ा सिंपल सी बात है, पानी पिएगा तो स्वेल कर जाएगा, पानी निकलेगा तो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है।
अब देखिए एक चीज और याद रखना कि सर अगर स्टोमेटा की बात इतनी जान ली है हमने, तो एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से इसको देखना होगा। एनसीईआरटी की बातें हैं, इसको आप समझ सकते हैं क्या भैया, कि जो प्लांट पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट टेक डिजॉल्व फ्रॉम CO2 थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी। बिल्कुल, जो पानी में है, हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं, जो पानी में सबमर्ज हैं, सबमर्ज बोले तो जो डूबे हुए हैं पानी के अंदर, वो तो सर CO2 अपना जो पानी में डिजॉल्व है, जो CO2 डिजॉल्व है वाटर में, वही ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें वहाँ स्टोमेटा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट हैव नो स्टोमेटा। पानी में डूबे हुए हाइड्रोफाइट्स के पास स्टोमेटा वाला कंसेप्ट नहीं है सर। वो जो CO2 डिजॉल्व है वही लेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो देखते हैं क्या कि द एक्वेटिक प्लांट टेक डिजॉल्व फ्रॉम CO2 थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द CO2 कंसंट्रेशन इन ओशियन वाटर इज ओवर 50 टाइम मोर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितना CO2 प्लांट खींचते हैं, लेते हैं, कवर करते हैं, उसके कंपैरिजन में वहाँ पे 50 टाइम ज़्यादा, ओशियन वाटर में 50 टाइम ज़्यादा वो CO2 को ले सकते हैं, ठीक है, डिजॉल्व CO2 को ले सकते हैं। और CO2 की मात्रा वहाँ पे रिच है। कहाँ पे सर, कहाँ रिच है? एटमॉस्फेयर में 0.03% है, वहाँ रिच नहीं है। कहाँ पे? ओशियन में CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, 50 टाइम, मोर देन 50 टाइम इन ओशियन वाटर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टोमेटा की जो जानकारी है ये होना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब हम देखते हैं, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिख दिया गया है। ये स्टूडेंट पढ़ते तो ज़रूर हैं पर एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं और आगे चल के कहते हैं, फिर छोटी क्लास में कहेंगे कि जो है आगे पढ़ेंगे और बड़ी क्लास में जाएंगे कहेंगे बेस कमज़ोर है, ठीक है। यही होता है, टीचर आपको बताएंगे कि तुमने बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे तो कहेंगे तुम्हारा बेस कमज़ोर है, और छोटी क्लास में आपको बता देंगे कि आप इसको आगे पढ़ेंगे, आगे आपको सिखाएंगे। आगे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ज़रूरत लगे जिस लेवल तक वहाँ तक सीखते चलो, थोड़ा सा प्लस करके चलो, एनसीईआरटी को थोड़ा सा प्लस करके चलो, ताकि कुछ भी न छूटने पाए। बोर्ड के साथ साथ ओलंपियाड और भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखने हैं आपको। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है, ध्यान से देखिएगा। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म अब हम पढ़ रहे हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होती है, जब मैंने समराइज किया पूरा कि ऑल द इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस जब मैंने समराइज किया, तो स्टूडेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स मिले। क्या कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्ब होती है, क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा काम कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर वो जो लाइट आई रहती है, जो पहले तो क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर वो जो लाइट आई रहती है उसी का कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। और इतना ही नहीं होता, इसी प्रोसेस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, इसको हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटोलाइसिस, लाइसिस मतलब रिडक्शन, फोटो का मतलब होता है लाइट, अभी मैं आगे देखूंगा, तो इसको फोटोलाइसिस भी कहते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वाटर मॉलिक्यूल का टूट जाना, ठीक है। कैसे टूटेगा अभी हम देखेंगे, एक एक चीज क्लियर कर देंगे। दोबारा कुछ फोटोसिंथेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार नोट्स बना के रिवीजन कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, इतनी सारी इवेंट, 3 इवेंट हमने देखी। चौथी इवेंट क्या देखा हमने? चौथी इवेंट हमने देखा कि रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है और वो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो मैंने जब ये चारों इवेंट समराइज किया, स्टूडेंट, तो उसमें हमने क्या पाया कि ये जो 3 इवेंट हैं ये लाइट फेज के हैं या लाइट रिएक्शन के हैं, और ये चौथा जो है वो डार्क रिएक्शन है या डार्क फेज का है। मतलब फोटोसिंथेसिस 2 फेज में कंप्लीट होती है। इसका मैक्सिमम फिनोमिना लाइट फेज में होती है, और जो मेन वाला काम है, ग्लूकोज बनने वाला काम है, वो डार्क फेज में होता है। लाइट रिएक्शन या लाइट फेज या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। डार्क फेज मतलब इनको लाइट नहीं चाहिए, इसीलिए लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलेंगे या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये वर्ड आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये इतनी मैकेनिज्म होती है और इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक एक मैकेनिज्म इलेबोरेट करने चल रहे हैं, पर उससे पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूं। क्या स्टूडेंट, कि these steps need not take place one after other immediately। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है क्या, कि ये ऐसा नहीं कि सारा स्टेप फटाफट हो गया, लाइट आई, ये बना वो बना, अभी लाइट फिर केमिकल, नहीं सर, ऐसा नहीं है, लगातार नहीं होता, एक के बाद एक नहीं होता, तो वन आफ्टर ही है, पर ये स्टेप जो है वो एक साथ एक के बाद नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आज हो सकता है, आज स्प्लिटिंग वाटर जो हुई है उसी पे मैटर रुका हुआ है, कल जब सनलाइट होगा तो कल फिर प्रोसेस बढ़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये बात स्पेशली क्यों कही गई कि ये वन आफ्टर नहीं होती, ये लगातार नहीं होती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि डिजर्ट प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट, डबल स्टार पॉइंट लगाना, नोट्स जरूर बनाना। डिजर्ट प्लांट टेक अप CO2, डिजर्ट प्लांट CO2 लेते हैं एट अ नाइट, नाइट में, आपने तो सुना था सर दिन में लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन देना होता है। डिजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट अ नाइट एंड प्रिपेयर an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। क्या समझा आपने, डिजर्ट प्लांट रात में CO2 जमा करते हैं और अपना इंटरमीडिएट कंपोनेंट बना के रखे रहते हैं। जैसे ही दिन होता है, लाइट पड़ती है, तो वो क्लोरोफिल का काम शुरू हो जाता है, मतलब डार्क रिएक्शन वाला काम पूरा हो नहीं पाता, सिर्फ CO2 जमा रहता है, और जैसे दिन होती है, लाइट रिएक्शन शुरू होती है, तो सारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, CO2 दिन में लेते रहते हैं, O2 देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन डिजर्ट प्लांट में स्टोमेटा रात में भी ओपन रहते हैं, तो वो CO2 ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस बात को आपको ख्याल रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर दिस। तो चलिए इस सारे कंटेंट को अब मैं देखना शुरू करता हूं। ये जो स्टेप हैं, जो मैंने स्टेप ये बताए हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें समझते हैं हम, अब हम एक आपको सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, जिसमें ये 4-5 स्टेप, हम 4 स्टेप देखेंगे। हम एनसीईआरटी की ये स्टेप्स हैं, इनको हम देखेंगे एक एक करके। पर आप समझो कि प्लांट CO2 लेता है और H2O लेता है। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये कब लेगा, लाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है सर। वहाँ पे एक वर्ड आता है जो अभी मैंने बताया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर टूट जाते हैं, हालांकि H2O को H2 और O2 में नहीं टूटता स्टूडेंट, अभी हम बताएंगे कहाँ से टूटता है। पर H2O को में जो यहीं पे जब H2 टूटता है तो तुरंत ऑक्सीजन निकाल देता है और ऑक्सीजन चला जाता है बाहर। अब बचा H2 है, इसी H2 को पकड़ लेता है NADP, हाँ, निकोटिनेमाइड एडेनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये NADP, और इसके साथ एक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं प्रोसेस को। फोटोफॉस्फोराइलेशन के जरिए एक मॉलिक्यूल ATP बनती है, ठीक है। यही NADP इसी H2 को पकड़ लेता है और पावरफुल हो जाता है, बना देता है NADP H2 एंड ATP। इसी को कहते हैं स्टूडेंट एसिमिलेटरी पावर। यही वो पावर है जो जाता है CO2 के पास और CO2 का रिडक्शन करके CH2n, या आप कहिए कि ग्लूकोज बना देता है। ये इंपीरिकल फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप घबराना मत कि सर आपने C6H12O6 क्यों नहीं लगाया, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इंपीरिकल फॉर्म में लिखा, नहीं तो मुझे यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा फिर। तो CH2O n ये ग्लूकोज है। तो CO2 से ग्लूकोज बनता है, एक बात ध्यान में रख लो, क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज किससे बनता है, CO2 से। और ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो H2O से ऑक्सीजन निकलता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये H2 है, यही वो हाइड्रोजन है जिसको ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर एसिमिलेटरी पावर बनाएंगे। सर सही बताऊं, यही वो केमिकल एनर्जी है, यही वो केमिकल एनर्जी है जिसको, जो कि क्या होगी कि CO2 का रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाएगी। तो अब ये सारे स्टेप को वन बाय वन सीखते हैं। क्या होता है सर, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो अब देखना शुरू करिए फटाफट स्टूडेंट। क्या, कलम कॉपी पेन के साथ, पेन कॉपी अच्छे से लीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। एक एक पॉइंट, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं इसको आप नोट करेंगे। क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो कहाँ हुआ सर, भाई ये लीफ है, हाँ सर लीफ है, ठीक है। लीफ के अंदर क्या है, स्टोमेटा के अंदर क्या है, स्टोमेटा से अंदर गया तो क्या मिला, ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा से अंदर मीजोफिल के अंदर गया तो क्या मिला, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिला, थाइलेकोइड। सर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये लो थाइलेकोइड, ठीक है। इतनी बड़ी जर्नी याद रखनी है,
ठीक है। अब लाइट मान लो ये थाइलाकोइड है, ये मान लो ये पूरा स्क्रीन आपका जो क्लोरोप्लास्ट है एक थाइलाकोइड पे काम कर रहा हूँ, यही सबके लिए होगा, यही लाइट रिएक्शन है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 स्टेप लाइट रिएक्शन होगा। अब हुआ क्या कि स्टूडेंट इस पर लाइट, अब ये जो थाइलाकोइड है इसमें कहीं कहीं क्लोरोफिल पिगमेंट है, यहाँ पे कहीं कहीं क्वांटाजोम है या पिगमेंट सिस्टम है जहाँ पे वो क्लोरोफिल गेदर्ड है। मान लो क्लोरोफिल यहाँ गेदर्ड है, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल यहाँ गेदर्ड है स्टूडेंट, अब इसको समझो आप कि थाइलाकोइड में मान लो यहाँ पे क्लोरोफिल है, जैसे ही लाइट इस पे पड़ी, सनलाइट आई इस पे, तो इसने क्या किया कि आपको बता दें क्लोरोफिल में जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बड़ी क्लास में, तो इसके कोर में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, Mg। इस पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आप जानते हो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Mg जो है वो स्टूडेंट Mg2+ बन जाता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg2+ बन जाता है। मतलब मिला जुला के आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन दे गया, भाई प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कहीं न कहीं इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Mg2+ हो जाता है। तो इसके कोर में तो जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। जैसे लाइट इस पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं फाइनली। एक यहाँ पे एक बंदे पड़े हुए हैं इसी क्लोरोप्लास्ट में, जिसका अभी मैंने नाम लिया NADDP, ठीक है। ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं वहाँ पे, स्ट्रोमा में है, ये ग्रेना से बाहर हैं, ठीक है। आप इसको डायग्राम, मैं थोड़ा थाइलाकोइड ऐसे ले रहा हूँ, और मैंने बताया ये पिक क्लोरोफिल है। ये देखो लाइट आई तो यहाँ पे जो इसके कोर में जो Mg जो था, जो स्टूडेंट जो Mg था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए यहाँ पे बंदा बैठा है NADP, और इस पर नेगेटिव चार्ज हो गए। भाई इलेक्ट्रॉन लिया उसका, तो इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज हो गए। अब ये क्या किया, अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे भारी पड़ रहा है, इसको 2 प्रोटॉन चाहिए। क्या चाहिए इसको, 2 प्रोटॉन चाहिए। और सुनो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ जब ये लाइट पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन कोई नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन था। इसी लाइट की, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ट्रैप करके एक मॉलिक्यूल ATP बना लिया गया। ATP मतलब ATP बन गई और NADP में 2 नेगेटिव चार्ज लग गए। अब स्टूडेंट समझना यह है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट इस पे आई तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक्साइटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकला। तो जब इलेक्ट्रॉन निकला तो NADP ने पकड़ा और उस लाइट की एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके सेल के सिस्टम में, हाँ F0 पार्टिकल एक पार्ट होता है, वहाँ बनाया जाता है। तो वहाँ पे ATP बना गया, इसको फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP बन गई और NADPH बन गया। अब स्टूडेंट समझना ये है हमारे लिए सबसे बेहतर क्या, कि यही जो लाइट, ये NADP है, ये क्या करता है, ये स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन लेकर के, मतलब H2 लेकर के सीधे बन जाता है NADPH2, और ATP ऑलरेडी इसके साथ है। ATP, मेरी बात समझ आ रही सर, यही वो केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाता है कि जैसे लाइट आई, दूसरा क्या, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या केमिकल एनर्जी का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ ATP और NADPH2। अब सर ये बताओ कि एक बार फोटोसिंथेसिस तो हो गई, ठीक है, इस थाइलाकोइड में एक बार इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, दोबारा लाइट पड़ेगी तो क्या लूज करेगा Mg, वापस इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो यहाँ Mg इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इन्होंने तो खा के बैठ गए NADP ये H2 बना दिए, और ATP इनके साथ है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ATP लिख लीजिएगा, ATP है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो Mg है, आप सर इसको समझो ना Mg की, तो Mg को वापस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, क्योंकि या तो ऐसा भी हो कि प्लांट एक ही बार पूरी लाइफ में फोटोसिंथेसिस कर लें, नहीं पॉसिबल है, रोज करना है, हमेशा करना है। इसको वापस इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके 3 इसके दोस्त हैं Mn Fe Cl, इसकी मजबूरी में काम आते हैं। करते क्या है वो, Mn Fe Cl क्लोरीन, हाँ Fe आयरन, जी Mn मैग्नीज, क्या करते हैं सर, वो H2O को तोड़ देते हैं, H2O को तोड़ देते हैं। तो सर H2O को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, H2O को तोड़ करके इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसको क्या देते हैं, इसको, इस H2O को जब ब्रेक करते हैं तो आप जानते हो H2O जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, H+OH- में टूटेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब ये कैसे देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं सर, थोड़ा सा आप और अच्छे से इसको समझिए। कैसे, कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सर H2O है तो ब्रेक कर दिया H++OH-, कोई प्रॉब्लम, ठीक है सर। अब एक बात याद रखना, टू गिव राइज द सिंगल मॉलिक्यूल, क्योंकि जब वाटर टूटेगा तब
तब तो ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देने के लिए सर, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देने के लिए 4 मॉलिक्यूल वाटर तोड़ना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, 4 मॉलिक्यूल वाटर तोड़ना पड़ेगा। टू गिव राइज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देयर मस्ट रिक्वायर्ड 4 मॉलिक्यूल वाटर। सीधा बोलूं क्या कि 4H2O, इधर मत देखो, इधर देखो, 4H2O इज इक्वल 4H प्लस प्लस 4OH माइनस। एनी प्रॉब्लम एनीवन? अब आगे देखो भाई, 4H प्लस ये वही हाइड्रोजन प्रोटॉन है जो कि NADPH2 बनाने के लिए खा गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 4OH इसको मैं लिख सकता हूं 4OH प्लस 4E पावर माइनस, लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ OH से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो चला गया कहाँ पे, Mg के पास। बचा क्या हमारे पास, 4OH। ये कहाँ चला गया, वॉट भाई, जो Mg, ताकि ये Mg को इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि Mg जो है वापस से क्या कर सके, सर, ताकि वो वापस से फिर फोटो लाइट पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो ये जो 4OH है स्टूडेंट, इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं कि जो मतलब क्या हुआ कि 4H2O था, तो यहाँ पे 4H प्लस प्लस 4OH माइनस बना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अब इसको तो मैंने यूज कर लिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, तो 4OH को मैं लिख दूं OH 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 OH, ठीक है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल के उसको Mg को दे दिया। अब इसमें देखिए कि ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये क्या बना दिए, H2O बना दिए। बाकी की ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना दिए, H2 बना दिए। बचे हुए ये 2 क्या बना दिए, O2। मतलब 2 H2O और 1 O2। अब रिएक्शन लिखो, क्या लिखो, 4H प्लस प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस 4E पावर माइनस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4 मॉलिक्यूल वाटर तोड़ने से क्या बन रहा है स्टूडेंट? तो ये चला, तो NADPH2 बनाने के लिए जो हाइड्रोजन वो स्ट्रोमा में वो खींच लिया। वाटर मॉलिक्यूल देखो, वाटर 4 मॉलिक्यूल टूटने से 2 मॉलिक्यूल वाटर भी बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन Mg के पास जाएगा। Mg कहाँ है उस थाइलेक्वाइड में, Mg कहाँ है, वापस से आ जाइए थाइलेक्वाइड में, क्लोरोफिल का जहाँ पे है वहीं क्लोरोफिल के कोर में Mg है। तो आपको समझ में आ गई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, थर्ड स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट रहा है इसलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहेंगे। और सर इतनी रिएक्शन लाइट रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन। और लास्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ CO2। लास्ट स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2, मतलब ये CO2 का रिडक्शन। तो इस समय आपके पास ये पावर जो है ATP NADP, वाटर टूट चुका है, ऑक्सीजन जा चुकी है, अब यही पावर जो है आएगा CO2 के पास, इसका कर देगा रिडक्शन और बना देगा क्या, ग्लूकोज बना देगा। आइए देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए डायग्राम ध्यान से, ये है क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर ये है ग्रेना, या जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, हमेशा याद रखना ग्रेनम या थाइलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फिर से समझ लीजिए। ये क्लोरोप्लास्ट है, सनलाइट पड़ी इस पे, जैसे लाइट पड़ी इसने सेम वाटर भी लिया, ऑक्सीजन CO2 भी लिया। अब वाटर अंदर आया, लाइट पड़ी, तो एक बात याद रखना कि H2O और CO2 एंट्री तो दोनों है, पर H2O लाइट रिएक्शन में या लाइट फेज में इन्वॉल्व होता है, CO2 डार्क फेज में इन्वॉल्व होता है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरी बात देखिए, ग्रेनम में क्या होता है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, किसका ऑक्सीडेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, H2O का। किसका रिडक्शन होता है, CO2 का। ये दूसरा क्वेश्चन याद रखना। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेनम में। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। दोनों किसके पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट के। लाइट, चलो भाई H2O आया, लाइट पड़ी, देखो वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन निकला, हाइड्रोजन प्रोटॉन निकला, और एक सबस्ट्रेट लेवल ATP बना, NADPH2 बना कि नहीं। यही वैसे मिलिट्री पावर, यही है भाई। लाइट पड़ा तो किसने एब्जॉर्ब किया, इसके क्लोरोफिल ने, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा क्या, प्रोडक्शन ऑफ, अब इस लाइट को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2, या इसी को कहिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब यही एनर्जी गया तो यहाँ पे CO2 आया हुआ था ऑलरेडी, तो इन्होंने क्या चलाया, एक साइकिल चलाया। इस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। क्या नाम इसका, कैल्विन। साइंटिस्ट कैल्विन ने खोजा था। कैल्विन साइकिल चलाया। जब कैल्विन साइकिल चलाया तो कैल्विन साइकिल का रिजल्ट आया, क्या जानते हो, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है शुगर या ग्लूकोज। और यहाँ जो वाटर टूट ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर गए थे, तो जो ऑक्सीजन था वो बाहर हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। स्टूडेंट वीडियो को फिर से देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है।
सीधी सी बात है, H2O एंट्री मारा, थाइलेक, ठीक है, H2O ऑलरेडी प्लांट ने लिया ही है, CO2 भी लिया है, तो ग्रेना वाले पार्ट में जब लाइट पड़ेगी तो वाटर को ब्रेक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन निकालना है। और यहाँ एक मॉलिक्यूल दिया है सर, 4 मॉलिक्यूल वाटर लेगा तभी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलेगा, वो मैंने अभी दिखा दिया आपको। दूसरा CO2, एक बात और याद रखना, टू गिव राइज द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर या ग्लूकोज देयर मस्ट रिक्वायर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 टाइम ऑफ केल्विन साइकिल। इसी 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी, 6 मॉलिक्यूल CO2 चाहिए, तब जाके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। इसीलिए सर रिएक्शन में लिखते नहीं है कि 6 CO2, सर शौक नहीं लगी 6 लगाने की, 6 टाइम केल्विन साइकिल चलेगा और हर एक बार में एक एक CO2 चाहिए, तो हुआ ना 6 CO2। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल CO2 चाहिए क्योंकि 6 बार केल्विन साइकिल चलती है, ठीक है। तो सर उतना ही, तो अब वाटर कितना चाहिए सर, आपने देखा कि 4 मॉलिक्यूल वाटर लेने पे 2 मॉलिक्यूल वाटर बच रहा था और एक ऑक्सीजन निकल रहा था, तो मैं 12 मॉलिक्यूल वाटर लूंगा, ठीक है, ताकि 6 क्योंकि 6 मॉलिक्यूल 6 CO2, आप रिएक्शन देखिए लास्ट में 6 CO2 लिखा जाता है। भाई आप रिएक्शन अगर लिखेंगे तो लास्ट में 6 CO2 लिखते हैं नहीं, तो 6 CO2 निकालने के लिए, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकालने के लिए हमने 4 लिया था, तो भाई बिल्कुल हमें क्या करना पड़ेगा, हम 12 मॉलिक्यूल वाटर लेंगे जिससे हमारा 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल जाए और 6 मॉलिक्यूल हमारा वाटर भी निकल जाए। अब आपको रिएक्शन समझ में आएगी, वो जो रिएक्शन छोटी सी लिखी जाती है ना, दरअसल एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो स्टूडेंट इसको ज़रूर समझना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सारी चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और अगर कोई विशेष पर्सनल कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब हम लास्ट टॉपिक लेंगे फोटोसिंथेसिस का, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्टूडेंट एक्सप्लेन करने के चक्कर में अगर वीडियो थोड़ी सी एक्सेस हो जाए तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। एक बार ताकि आप वीडियो देखो तो सारी चीज़ें समझ सकें, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर आउट करिए। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं, ठीक है। लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे। इंटरनल में फैक्टर में जैसे क्लोरोफिल, हाँ, के नंबर्स, ये क्लोरोफिल ए, मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल ए ओनली हैव द एबिलिटी, क्योंकि क्लोरोफिल भी कई होते हैं, जो जैसे हम जो हायर प्लांट होते हैं तो उनमें क्लोरोफिल ए और बी, ये 2 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, पर क्लोरोफिल ए के पास ही एबिलिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे और उसको बना दे केमिकल एनर्जी, यानी ATP और NADPH2 बना दे। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ स्टोर ऑफ फूड, ये भी एक कंटेंट है। लीफ, तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कि सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर को देखेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लाइट, हम लाइट की बात कर लेते हैं। अब लाइट क्या हो सकता है स्टूडेंट, भाई लाइट पड़ रही है, क्यों, प्लांट में किसी चीज़ कमी है, अगर किसी चीज़ कमी है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस नेचर में 0.03% सबसे कम है। इसीलिए ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने, किसने, ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने इसको लिमिटिंग फैक्टर कहा, क्योंकि रिएक्शन में जो सबसे कम मात्रा में है उनको हम लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जान सकते हैं। तो लाइट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट क्या है, तो लाइट का सीधा इंपैक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस रेट पे। मैंने बता रखा है कि रेड वाली लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा और ग्रीन वाले में सबसे कम होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पे। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और 35 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे सर, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया तो एंजाइम हो जाएंगे फेल और फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 35 पे ऑप्टिमम होती है, ठीक है। अगला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर है, 0.03% सबसे कम मात्रा में नेचर में पाया जाता है, खासकर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ओशियन में ज़्यादा होता है, इससे पहले भी मैंने बताया। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है और ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। क्या है, मैंने पहले ही बताया कि CO2 और वाटर दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, तो इसको भी आपको याद रखना। और रही बात वाटर की, तो वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हर एक क्रियाओं के लिए ये वाटर आवश्यक है। स्टूडेंट, एक प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट टॉपिक डील कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ और जान लेना यहाँ पे एडिशनल, कि वाटर के साथ साथ वो मिनरल्स भी लेते हैं। बेसिकली कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन भी लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन भी लेते हैं।
तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है कि मिनरल न्यूट्रिशन, हम ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक लेंगे, लाइफ प्रोसेस में एक ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक लेंगे, वहाँ पे इस पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो वाटर के साथ जो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। अब इंटरनल फैक्टर क्या है सर, तो इंटरनल फैक्टर में सर मैंने बताया क्लोरोफिल है, इसके बाद अब क्लोरोफिल क्या है, तो मैंने बताया क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए भाई। क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा, मैक्सिमम अमाउंट में प्लांट में पाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा रेट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो है, उन सारे क्लोरोफिल ए बी में से ए जो है वही लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। दूसरा है अमाउंट ऑफ स्टोर फूड इन लीफ, अमाउंट ऑफ स्टोर फूड इन लीफ, भाई लीफ में कितना भोजन, अब भोजन अगर लीफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो गई तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो घट जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। और आपको बता दें ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनते हैं, हाँ, ग्लूकोज के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में वो क्या होते हैं कि वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज से मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड सुक्रोज के फॉर्म में वो पूरे प्लांट बॉडी में ट्रैवल करते हैं और जहाँ पे भी जाएंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। ये 3 फॉर्म है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं लेकिन बनते ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद है एनाटॉमी ऑफ लीफ, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपैक्ट करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लीफ होते हैं जिनके स्टोमेटा जो होते हैं वो जब तक खुले रहते हैं तब तक फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टोमेटा वगैरह, भाई जब तक लीफ ओपन है, एक्सपेंड है, अब लीफ ऐसे फैली हुई है, फ्लैट लीफ है, तो उसमें स्टोमेटा सीधे सीधे ओपन है, तो उतने टाइम तक उस लीफ में फोटोसिंथेसिस होता रहता है। इसका मतलब है कि जो लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी फोटोसिंथेसिस को इम्पैक्ट करती रहती है। अगर कोई लीफ सनकिन है, बड़ा नैरो है, उसका स्टोमेटा बड़ा डिप है, तो मतलब कि इस लीफ इस तरीके से फोल्डेड है, स्टोमेटा बिल्कुल गर्त में चला गया, नीचे है, डिप में है, फोल्डिंग में है, लीफ फोल्डेड टाइप की है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस रेट भी इफेक्ट करती है। जो सीधी सीधी साफ सुथरी लीफ है, सीधी फैली लीफ है, तो सीधे लाइट पड़ रही है, सीधे CO2 एंट्री जा रहा है स्टोमेटा के जरिए। तो स्टूडेंट ये सब सारी चीज़ें हैं और आज ये आपका फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट का कंप्लीट लेक्चर बाइंड हो गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बिल्कुल पैनिक मत होना, क्योंकि सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होना भी ज़रूरी है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का सिलसिला जारी रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।